Jai Vigyan everyone, how are you all? Hope all of you are enjoying and safe at your homes. Chaliye, as we have completed all the syllabus, that to you know, today we will revise our chapter number 8 and 9. Chapter number 8 revision we have already done. So now we will revise chapter number 9 because both of these chapters are going to become in your weekly test on Monday. So today in this video we will revise our chapter number 9. But as usual, before starting, we all have to recite the shloka. चलिए very fast we will recite the shloka. सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोऽस्तु ते. Om Shanti Shanti Shanti. Hello everyone. चलिए, as we have already discussed about that UNO, how it was born, how it was established, and how does it works with its organs and with its agencies. That all we have completed. Now we need to discuss the relationship of India and UNO. What has been done by India for UNO and what has been done by UNO for India. मीन्स कि इंडिया ने यूएनओ के लिए क्या किया है और यूएनओ ने इंडिया के लिए क्या किया है. दैट वी आर गोइंग टू बी डिस्कस इन दिस चैप्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल, see, gear up you have given that, though we have already done, so you can do it by yourself. Now, as you know, India is one of the founder member of UN because UN was established on 24th October 1945 and India signed the UN Charter on 30th October 1945. इसलिए इंडिया को भी UN का एक फाउंडर मेंबर कंसीडर किया जाता है. ओके, एंड इंडिया as being a member or a founder member always promote the world peace and security. जो कि यूएन का मोटो है वर्ल्ड पीस और सिक्योरिटी, बिकॉज कि इसी एक रीज़न, इसी एक एम को लेकर यूएन का जो है फॉर्मेशन हुआ था. तो इंडिया ने यूएन के इस एम को हमेशा सपोर्ट किया है, हमेशा प्रमोट किया है. जितना हम भी जानते हैं, किसी भी वॉर में, अगर इंडिया और पाकिस्तान की भी अगर हम बात करें तो कभी भी कोई भी वॉर इंडिया ने इनिशिएट नहीं किया है. हमेशा वॉर का इनिशिएशन पहले पाकिस्तान की तरफ से होता है या चाइना की तरफ से होता है, बाद में इंडिया को फाइट करना पड़ता है. बट कभी भी इंडिया ने किसी भी वॉर के लिए इनिशिएट नहीं किया है. सो दैट इज द की एलिमेंट और यू कैन से द एम ऑफ यूएन, वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी. और इंडिया ने हमेशा इस चीज़ को मेंटेन रखा है और हमेशा इस चीज़ को प्रमोट भी किया है. नाउ वी विल डिस्कस इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द यूनाइटेड नेशंस, कि यूनाइटेड नेशंस की फंक्शनिंग में इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन है. एज वी नो, इंडिया हैज़ सपोर्टेड द कॉज ऑफ अंडर प्रिविलेज्ड कंट्रीज. जितनी भी अंडर प्रिविलेज्ड कंट्रीज हैं उनको सिविलाइज्ड करने में, उनको डेवलप्ड करने में हमेशा इंडिया ने यूएन को सपोर्ट किया है. सेकेंड, about the apartheid, that racial discrimination that was being followed in South Africa, as we have already discussed in our chapter number 5, कि साउथ अफ्रीका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फॉलो किया जाता था विच वॉज नॉन एज अपार्थेड. एंड इंडिया ने हमेशा उस पॉलिसी को अपोज किया है एंड विद द हेल्प ऑफ इंडिया दैट अपार्थेड वॉज स्टॉप्ड or abolished in South Africa, and because of that India re-established its relation with South Africa. Next, India has always participated in the UN AIDS mission. UN के जितने भी एड मिशंस होते हैं किसी भी पर्पस के लिए, इंडिया ने हमेशा उन सारे मिशंस में एक्टिवली पार्ट लिया है. India has been active in maintaining world peace, that तो we have already discussed. अगर हम इंडिया के भी वॉर की बात करें तो जब भी इंडिया पाकिस्तान या इंडिया चाइना का कोई भी वॉर हुआ है तो इंडिया ने कभी भी किसी वॉर को इनिशिएट नहीं किया है, हमेशा पीस, शांति को ही महत्व दिया है, इम्पोर्टेंस दी है. सो दैट इज इंडिया इज ऑलवेज बीइंग एक्टिव इन मेंटेनिंग वर्ल्ड पीस. India has been a part of the UN peacekeeping force in many countries.
as we know, UN has its own peacekeeping force, and whenever wherever it is required, तो UN अपनी पीस कीपिंग फोर्स को वहां पर सेंड कर सकते हैं टू मेक द सिचुएशन अंडर कंट्रोल. सो इंडिया बहुत सारी कंट्रीज में UN की पीस कीपिंग फोर्स का एक एक्टिव पार्ट है. Next, India has always supported the use of nuclear power for peaceful purpose. As we know, nuclear power is very dangerous. न्यूक्लियर पावर जितनी डेंजरस है उतना ही उसका पॉजिटिव यूज भी है, बट इंडिया ने हमेशा उसके पॉजिटिव यूज को प्रमोट किया है, ना कि नेगेटिव यूज को. इंडिया ऑलवेज सपोर्ट कि न्यूक्लियर पावर से न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बल्कि उसका गुड मैनर में यूटिलाइजेशन होना चाहिए. हम उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ country. India has supported the use of uranium for generation of electricity, which is important for development. Yes, as we have already discussed about the nuclear power. So uranium, which is the main part of nuclear power, तो यूरेनियम की हेल्प से जहाँ पर डिस्ट्रक्टिव वेपन्स बनाए जा सकते हैं, उसी यूरेनियम से हम इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं. सो बजाय कि हमें डिस्ट्रक्टिव वेपन्स बनाने के, हमें उस यूरेनियम को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में यूज करना चाहिए, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी is very much needed for the development of a country. India is an active participant in UN agencies like UNESCO, WHO, FAO and ILO. तो UN की जितनी भी एजेंसीज हैं which are independent units, इंडिया हमेशा इन एजेंसीज का एक्टिव पार्ट और एक्टिव मेंबर रही है. Okay, so these are the contribution of India in the UN. Now we will discuss the contribution of UN in the development of India. As we know, the first and most important contribution of UNO was the support of NAM. UNO ने जो इंडिया की पॉलिसी थी NAM, उसे सपोर्ट करके इंडिया की डेवलपमेंट में अपना सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है. अगर यूएनओ ने नैम को सपोर्ट नहीं किया होता तो आज इंडिया भी यूएसए या यूएसएसआर दोनों में से किसी एक ग्रुप का पार्ट होता, बजाय कि एक डेवलप्ड और इंडिपेंडेंट कंट्री होने के. आज अगर हम डेवलप हैं, हम इंडिपेंडेंट हैं, तो उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि यूएन ने हमारी जो नैम की पॉलिसी थी उसे सपोर्ट किया. Second, WHO has helped India fight against major diseases and health problems like HIV, AIDS and tuberculosis. ऐसी बहुत सारी diseases हैं, उनसे फाइट करने के लिए WHO ने हमेशा इंडिया की बहुत हेल्प की है. जैसे स्वाइन फ्लू है, HIV है, एड्स है, ट्यूबरकुलोसिस है. तो ये सारी डिसीजेस के लिए गाइडलाइंस प्रोवाइड करना, अगर वो हो जाएं तो उनके क्योर के क्या तरीके हैं, वो प्लान्स है, स्टेप्स हैं, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करना, दैट इज बीइंग डन बाय WHO. The FAO, Food and Agricultural Organization, has helped to change the desert area of Rajasthan into a fertile region. As we know, Rajasthan is a desert area. हमारे इंडिया का जो इकलौता डेजर्ट है, थार डेजर्ट, दैट लाइज इन राजस्थान. तो राजस्थान मोस्टली डस्टी और डेजर्ट एरिया है. तो उस डेजर्ट एरिया को फर्टाइल एरिया में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारा वर्क किया जा रहा है बाय द FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन. उन्होंने फार्मिंग के नए नए मेथड्स को इम्प्रूव किया है, नई टेक्निक्स को फाइंड आउट किया है, नए सीड्स और फर्टिलाइजर्स को डेवलप किया है विद द हेल्प ऑफ इंडियन साइंटिस्ट एंड द साइंटिस्ट ऑफ FAO. मीन्स FAO के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इंडियन साइंटिस्ट की हेल्प की है ये सारी चीज़ों को डेवलप करने के लिए. Next, UNICEF. The UNICEF supports women and child empowerment programs and contributes to Anganwadi programs in India. Yes, Anganwadi programs. Anganwadi programs are very important for India because as India, we have a lot of villages in India and the education facility is very lack in the villages. तो आंगनवाड़ी प्रोग्राम्स जो है वो विलेज के जो लोग होते हैं उन्हें बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं. दे टीच देम हाउ टू स्पीक एंड राइट
उन्हें बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाते हैं। तो दीज आंगनवाड़ी प्रोग्राम्स जो भारत के गांव-गांव में रन किए जाते हैं, दीज आर रन बाय द यूनिसेफ। नेक्स्ट, वर्ल्ड बैंक सपोर्ट्स बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। तो वर्ल्ड बैंक है वो हमारे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करता है। दैट मीन्स दे प्रोवाइड लोन्स एंड एडवांसेस फॉर दीज काइंड ऑफ वर्क। इंफ्रास्ट्रक्चर होता है किसी भी तरीके का कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग, रोड्स, कैनाल्स, डैम्स। सो दिस काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन इज टर्म्ड एज द इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इन सब चीज़ों के लिए वो लोन्स एंड एडवांसेस हमें प्रोवाइड करते हैं। वाइल IMF, दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सपोर्ट एंड करेंसी एक्सचेंज फैसिलिटीज। तो IMF हमें फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, उसके अलावा करेंसी एक्सचेंज की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। सो ऑल दीज आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ UN to the progress of India. Now we will discuss the most important topic of the chapter, that is NAM. NAM, non-aligned movement. Non means नहीं, aligned मतलब जुड़ना और movement. तो किसी के साथ ना जुड़ना, that is non-aligned movement. And NAM. As we know, after the Second World War, वर्ल्ड में दो मेजर पावर्स थी, USA एंड USSR. यू कैन टर्म दैट एज रशिया ऑल्सो, क्योंकि USSR की जो मेन कंट्री थी वो रशिया थी। तो आप उसे USA और रशिया भी कह सकते हैं, USA और USSR भी कह सकते हैं, दैट इज ऑफ योर चॉइस। ओके, सो ये दो मेजर ग्रुप्स थे और वर्ल्ड की जो बाकी कंट्रीज थी वो इधर USA का पार्ट थी और USSR का पार्ट थी। उन्होंने इन दोनों ग्रुप में से किसी भी ग्रुप को ज्वाइन किया था। इस टाइम पर जितनी भी न्यू इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी, न्यू फ्री कंट्रीज थी, जो अभी अभी किसी दूसरे कंट्री के कंट्रोल से फ्री हुई थी, तो ये दोनों ही ग्रुप क्या चाहते थे कि वो कंट्रीज उनके साथ मर्ज हो जाएं। बट दिस वाज द टाइम व्हेन इंडिया आल्सो अटेन इट्स फ्रीडम। हमें भी तो वही टाइम पे फ्रीडम मिला था इन 1947 और सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ था 1945 में। तो ये दोनों ग्रुप चाहते थे कि इंडिया भी उनके साथ मर्ज हो, बट इंडिया डज नॉट वांट दिस बिकॉज मर्जिंग विद एनी ऑफ सच ग्रुप इज अनदर काइंड ऑफ स्लेवरी। अगर इनमें से किसी भी ग्रुप के साथ मर्ज किया जाता है तो वो भी एक दूसरी तरीके की स्लेवरी हुई। हम अभी अभी ब्रिटिशर्स से फ्री हुए थे, अगर हम इन दोनों में से किसी भी एक ग्रुप को ज्वाइन करते थे, दैट मीन्स हम वापस किसी के गुलाम बन जाते थे। सो इंडिया डज नॉट वांट दिस। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दैट टाइम, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने एक नई पॉलिसी स्टार्ट की विच इज नॉन एज NAM, नॉन अलाइंड मूवमेंट। दैट मीन्स वी डोंट वांट टू बी अलाइंग विद एनीवन, वी वांट टू बी अ फ्री कंट्री। हम अलग रहना चाहते हैं, किसी ग्रुप के साथ जुड़ना नहीं चाहते, दैट इज NAM। तो नेहरू जी ने इसकी शुरुआत की थी। उसके अलावा 4 और कंट्रीज थी जिन्होंने नेहरू जी को सपोर्ट किया। सी यू हैव गिवन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफ ऑल दीज कंट्रीज, तो आपको प्रेसिडेंट्स के नेम्स लर्न करने की जरूरत नहीं है, बट यू नीड टू लर्न द नेम ऑफ कंट्री। आपको बिकॉज इंडिया के साथ साथ 4 और कंट्रीज थी जिन्होंने NAM को सपोर्ट किया, तो ये पांचों कंट्रीज को NAM के फाउंडर मेंबर्स कहा जाता है। आपको ये पांचों कंट्रीज के नेम पता होने चाहिए। प्रेसिडेंट्स के नाम अगर आप नहीं करेंगे देन इट्स ओके, नो प्रॉब्लम विद दैट, बट आपको ये पांचों कंट्रीज के नेम पता होने चाहिए। दीज आर इंडिया, घाना, इजिप्ट, इंडोनेशिया एंड यूगोस्लाविया। इंडिया, घाना, इजिप्ट, इंडोनेशिया एंड यूगोस्लाविया। तो ये जो 5 कंट्रीज हैं, दीज आर द फाउंडर मेंबर्स ऑफ NAM। ये आपको लर्न करना कंपल्सरी है। ओके, नाउ यू हैव गिवन वन info pebble that the principles of non-aligned movement and Panchsheel were initiated by पंडित जवाहरलाल नेहरू। यस, जैसे हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने प्रिंसिपल होते हैं, NAM के भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं। दीज आर नॉन एज द प्रिंसिपल्स ऑफ पंचशील। पंचशील, पंच यानी 5, शील यानी शांति, दैट मीन्स शांति के 5 सिद्धांत।
तो these are known as the principles of NAM, पंचशील. Now if we talk about NAM, NAM की जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस है वो हुई थी यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में in September 1961. And in the first conference, there were only 25 countries who participated, who attend this conference. जब पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी 1961 में, सिर्फ 25 कंट्रीज ने इसे अटेंड किया था. बट इफ वी टॉक अबाउट टुडे, आज नैम के जो मेंबर हैं वो मोर देन 120 हैं. 120 से भी ज्यादा कंट्रीज नैम की मेंबर हैं. That means now they are not the part of USA and USSR. They are free to speak. Now the principle, India was the first country to speak of non-alignment, as we know, because नेहरू जी ने ये स्टार्ट किया था, ये पॉलिसी को स्टार्ट किया था. तो इंडिया वो पहली कंट्री है जिसने नैम के बारे में कहा था या नैम के बारे में बात की थी. Now you have given the principle of NAM, which are known as the principles of पंचशील. ये principles बहुत important है. You have to learn this. Okay. These are peaceful coexistence. That means शांति से एक साथ चलना. तो NAM के जितने भी members हैं वो शांति से एक दूसरे के साथ वर्क करेंगे. Second, equality and mutual benefit. नैम के जितने भी मेंबर्स हैं वो सब इक्वल होंगे, फिर चाहे वो कोई डेवलप कंट्री है या डेवलपिंग कंट्री है या अंडर डेवलप्ड है. तो ये चाहे कैसी भी कंट्री है, all these countries all these countries will be treated equally and they need to work for the mutual benefit. उन्हें सबके बेनिफिट, सबके फायदे के लिए काम करना है. ऐसा नहीं कि कंट्री अपने बारे में सोचेगी, नहीं मेरा फायदा हो रहा है तो मुझे काम करना है. नहीं, जो भी काम होगा नैम का वो ये सारी कंट्री के बेनिफिट के लिए होगा. नेक्स्ट, नॉन एग्रेशन टुवर्ड्स ईच अदर. नैम के जितने भी मेंबर्स हैं उनका आपस में कोई अग्रेशन, कोई झगड़ा नहीं होगा. उनको आपस में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, कन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे. ओके. नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स अफेयर्स. ये कंट्रीज एक दूसरे के किसी भी वर्किंग में इंटरफेयर नहीं करेंगी, एक दूसरे के इंटरनल प्रॉब्लम्स में, इंटरनल अफेयर्स में किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस नहीं करेंगी. दैट मीन्स ये सारी कंट्रीज अपनी अपनी फंक्शनिंग के लिए, अपने कंट्री को रन करने के लिए फ्री हैं. कोई भी कंट्री किसी दूसरी कंट्री के किसी भी वर्क में किसी भी तरीके का इंटरफेयर नहीं करेंगे. नेक्स्ट, रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स फ्रीडम एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी. ये सारी कंट्री एक दूसरे की फ्रीडम का रिस्पेक्ट करेंगे और अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस करने की कोशिश नहीं करेंगे. दैट मीन्स अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस करके किसी दूसरी कंट्रीज की बाउंड्रीज को ऑक्यूपाई करने की कोशिश नहीं करेंगे. सो दीज आर द 5 प्रिंसिपल्स ऑफ नैम, और यू कैन से द प्रिंसिपल्स ऑफ पंचशील. ओके. NAM is the biggest contribution of India to the developing nations. Yes, NAM जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है फॉर डेवलपिंग कंट्री, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज जो थी, जो अभी तक डेवलप नहीं हुई हैं, जस्ट डेवलप होना स्टार्ट हुई हैं, अगर वो यूएसए या यूएसएसआर किसी भी एक ग्रुप को ज्वाइन करते तो उनकी डेवलपमेंट तो स्टॉप हो जाती. नाउ बिकॉज ऑफ NAM दे आर फ्री फॉर देयर डेवलपमेंट. अब वो एक फ्री कंट्री हैं, आसानी से अपनी बात कह सकती हैं और अपनी डेवलपमेंट कर सकती हैं. Before the formation of NAM, small and poor countries had almost no voice in the United Nations. That is okay. कि नैम की फॉर्मेशन से पहले जितनी भी छोटी कंट्री थी, जो पुअर कंट्री थी, वो नैम उसमें यूएन में अपनी वॉइस नहीं दे सकती थी. दैट मीन्स यूएन में कुछ कह नहीं सकते थे, बिकॉज दे वर अफ्रेड कि जो पावरफुल कंट्रीज हैं दे कैन अटैक ऑन देम, या वो उनके साथ कुछ गलत कर सकते हैं. सो दे वर अफ्रेड. दीज कंट्रीज कैन रेज देयर वॉइस थ्रू नैम. अब ये कंट्रीज नैम के थ्रू अपनी वॉइस रेज कर सकती हैं, अपनी बात कह सकती हैं. इफ दे हैव एनी प्रॉब्लम या दे हैव एनी काइंड ऑफ डाउट्स, दे कैन सॉल्व इट, दे कैन रेज अ इश्यू. सो दिस इज द
last chapter that we have discussed in this video. Sorry, revised. Chaliye. Now, if still you have any problem, then you can call me. Okay? Chaliye. Now we have completed this chapter. I hope all of you have listened it carefully and studied it very well. Okay? We will meet tomorrow in the live session. Till then,